देखिए, बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुँच सकते। अगर कहीं किसी मंजिल तक पहुँचना है तो आपको घर से निकलना ही पड़ेगा। एक कहावत और है कि घ मंजिल मिल जाएगी भटकते-भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो घर से निकलिए, मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। देखिए, आज है 16 जून और आज के वीडियो में 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में और वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उनका आंसर जरूर दिया कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस को हम 15 जून को हर साल सेलिब्रेट करते हैं और 2022 के लिए इसका थीम यानी कि विषय है बुजुर्ग दुर्व्यवहार का मुकाबला। आपको बता दूं जो आपका वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे यानी कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है। ये दिन दुनिया भर में बुजुर्ग आबादी के साथ दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। और देखिए, जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने आधिकारिक तौर पर 2011 में इस दिन को मान्यता दी थी। दूसरा प्रश्न है कि ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, ग्लोबल विंड डे को हम 15 जून को हर साल सेलिब्रेट करते हैं और आपको बता दूं ग्लोबल विंड डे 2022 जो है इसकी थीम है ग्लोबल विंड डे 2022 पवन ऊर्जा के लाभों का आनंद लेने और दुनिया को बदलने के लिए पवन ऊर्जा की शक्ति और क्षमता के बारे में व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने के विषय पर आधारित है। और देखिए, आपको बता दूं जो आपका पहला ग्लोबल विंड डे था यानी कि पवन दिवस था, ये 2007 में यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ के द्वारा मनाया गया था। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर 13 से 24 जून 2022 तक भारतीय नौसेना इकाइयों और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच में 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती आयोजित किया गया। देखिए, जो आपका ये 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती यानी कि इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पोरेट अभ्यास था। ये भी हाल ही में अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में जो है इन दो स्थानों पर 2 चरणों में आयोजित किया गया था। देखिए, जो इसका पहला चरण था ये 13 से 15 जून तक और जो दूसरा चरण है ये 23 से 24 जून तक चलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इस अभ्यास के पहले चरण में इंडोनेशियाई नौसेना 13 से 15 जून तक पोर्ट ब्लेयर में, जो आपका पोर्ट ब्लेयर है आपका अंडमान निकोबार में है, तो अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में एएनसी मुख्यालय का दौरा करेगी और इसके बाद अंडमान सागर में एक समुद्री चरण और फिर 23 से 24 जून तक इंडोनेशिया के सबांग में भारतीय नौसेना इकाइयों का दौरा करेगी। तो इसको याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे एक प्लेस आ रहा है मलक्का जलडमरू मध्य। एग्जाम में ये पूछाता है कि मलक्का जलडमरू मध्य यानी कि मलक्का जल संधि जो है ये किन दो देशों के बीच में स्थित है। यहाँ पे एक मैप आपको दिख रहा है। ठीक है, इस मैप को हमने जूम कर दिया। यहाँ पे आपको दो देश दिख रहे हैं। ये जो केसरिया वाला देश है ये आपका है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया के दो बड़े द्वीप हैं जावा और सुमात्रा। तो देखिए, इंडोनेशिया के जस्ट बगल में आपको एक देश दिख रहा है मलेशिया। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है आपका कौन सा मलक्का जलडमरू मध्य। और देखिए, जो आपका ये मलक्का जलडमरू मध्य है जो कि कहाँ पे इंडोनेशिया और मलेशिया के बीचों बीच स्थित है, इसको डिवाइड करती है। ये जल संधि जो है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। देखिए, ज्योग्राफी का भी प्रश्न है, ये करेंट अफेयर से भी जुड़ गया है। परीक्षाओं में कई बार ये भी पूछा गया है कि जो आपका मलक्का जल संधि है या फिर मलक्का जल डमरू मध्य है ये जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो ये हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन और प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है। और ये दोनों महासागरों का मिलन बिंदु है कौन सा, मलक्का जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और देखिए, ये भौगोलिक विभागों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है और इसकी लंबाई कितनी है 805 किलोमीटर यानी कि 500 मील। ठीक है, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि मलक्का जल संधि की लंबाई कितनी है तो यह है 805 किलोमीटर या फिर कह सकते हैं 500 मील। तो इसको आपने जान लिया। देखिए, जो ये प्लेस डिसाइड किया गया है इस सैन्य अभ्यास का जो इंडिया इंडो कारपेट अभ्यास है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक प्लेस यहाँ पे है और हमारे भारत का देखिए विस्तार बहुत लंबा है। ठीक है,
कहाँ तक है? देखिए ये हमारा भारत है और इसका जो समुद्री विस्तार है, देखिए यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ तक बिल्कुल हमारा जो है विस्तार है। तो कुछ इस रीजन में पहला पार्ट और दूसरा पार्ट यहाँ पे आयत किया जा रहा है इसलिए। और देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? तो देखिए ये शहर आपका मुंबई है। ऐसा अनुमान जताया गया है कि 2050 तक मुंबई डूब जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है, लेकिन ये सत्य न्यूज़ है कि 2050 तक मुंबई डूब सकता है, क्योंकि ये हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है। इसके अलावा कई सारे और भी सर्वे हुए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं इससे तेज़ी से डूब रहा है। कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं 0.8 मिलीमीटर की दर से जो है मुंबई डूब रहा है। देखिए देश की जो आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली शहर है मुंबई, ये डूब जाएगी। ये खतरा पहले भी कई इंटरनेशनल स्टडी में जताया जा चुका है। और देखिए अब एक हालिया स्टडी में दावा किया गया है कि मुंबई शहर हर साल 2 मिलीमीटर की रफ्तार से नीचे धंस रहा है। और इस स्टडी के अलावा आईआईटी बॉम्बे की एक रिसर्च में दावा किया गया है कि जो मुंबई शहर है इसके नीचे बैठने का सालाना औसत कितना है, 28.8 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब आईआईटी बॉम्बे ने इससे बहुत ज़्यादा बताया है, 2 मिलीमीटर से भी ज़्यादा। मतलब इसने कहा कितना, 28.8 मिलीमीटर की दर से जो है डूब रहा है मुंबई। और इसमें ये भी बताया गया है कि मुंबई के किन इलाकों को ज़्यादा खतरा है। ठीक है, तो 2050 तक हो सके मुंबई ना दिखे, लेकिन भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि देखिए मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। आरबीआई वहीं पे स्थित है। भारत के जितने भी मैक्सिमम 70% बैंक जो है इनका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बड़ी कंपनियां रिफाइनरी वगैरह मुंबई में स्थित है। तो मुंबई का बहुत आर्थिक महत्व है भारत के लिए। पांचवा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया? तो देखिए भी हाल ही में केरल में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। और सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य क्या है ये जान लीजिए। आपको बता दूं केरल राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना एक वाहन निगरानी प्रणाली है। वाहन निगरानी प्रणाली मतलब आप वाहन से कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कोई दुर्घटना हो रही है, तो एक मैसेज जो है ये वाहन मालिक के मोबाइल पर जो है दे देगी ये सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट जो है। तो आपको बता दूं मोटर वाहन विभाग ने निर्भया योजना के तहत इस परियोजना यानी कि सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। और यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर जो आपका सुरक्षा मित्र प्रणाली है ये मालिक को मोबाइल पर पर एक संकट संदेश भेजेगी। देखिए केरल राज्य की अगर बात करें तो केरल के बारे में 3 चीज़ जान लीजिए। पहला ये कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, पिनराई विजयन। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और केरल की पॉपुलेशन है 3.46 करोड़। अगला प्रश्न हमारा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल ही में बंद कर दिया? देखिए जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये जो है आपका लॉन्च किया गया था 16 अगस्त 1995 को। उस समय लोग जो है साइबर कैफ़े में इस इंटरनेट एक्सप्लोरर को बहुत तेज़ी से यूज़ किया करते थे। और मैंने भी किया है क्योंकि मेरा भी टाइम वही था। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उस समय का सबसे बेस्ट ब्राउज़र था, लेकिन अब गूगल क्रोम हो गया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये 27 वर्षों के बाद यानी कि 16 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। कुल 27 वर्ष पूरे हो गए हैं। 27 वर्षों के बाद इसको बंद कर दिया गया है किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के बंद होने का कारण ये बताया जा रहा है कि ये वेब ब्राउज़र आज के ब्राउज़र के सामने टिक नहीं पा रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें जिसने इस ब्राउज़र को यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च किया था। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं वर्तमान में सत्या नडेला। अगर आप कोई भी पेपर देखेंगे उठा के तो किसी न किसी एग्ज़ाम में ये प्रश्न जरूर मिल जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है। इनका नाम है सत्या नडेला। और एक और चीज़ पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं बिल गेट्स। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय आपका है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। ये सारी जानकारी याद रखेगा, ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, अगला है कि किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो देखिए जो आपका चीन यानी कि चाइना है, इसने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। देखिए चीन ने अपने सोलर पावर
प्लांट स्पेस स्टेशन के लिए जो है ट्रायल शुरू कर दिया हाल ही में। और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का पहला चरण अपने शेड्यूल से 2 साल पहले यानी कि 2028 में शुरू कर दिया जाएगा चीन के द्वारा। और ये घोषणा करके चीन ने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को पीछे छोड़ने का मन बना लिया है। तो 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करे जा रहा है। कौन? चीन। और देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारत के वेटलिफ्टर गुरु नैदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो देखिए इन्होंने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता हाल ही में। याद रखिएगा भारत के एक वेट लिफ्टर है जिनका नाम है गुरु नैदू सेनापति। इन्होंने मैक्सिको में अभी हाल ही में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने लड़कों के 55 किलोग्राम स्पर्धा में कुल प्रयास का 230 किलोग्राम यानी कि 140 किलोग्राम और 126 किलोग्राम का भार उठाकर जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो 55 किलोग्राम भार में इन्होंने जो है ये स्वर्ण पदक जीता है। और देखिए एक भारतीय महिला वेटलिफ्टर है सौम्या एस दलवी। इन्होंने इसी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर भारत को इस टूर्नामेंट में एक और पदक दिलाया। तो सौम्या एस दलवी ने जो है 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में जो है भारत के लिए क्या जीता? सौम्या एस दलवी ने कांस्य पदक जीता। और भारत के गुरु नैदू सेनापति ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने फिनलैंड में पाओ नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर की दूरी पर फेंक कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? देखिए जो नीरज चोपड़ा है ये जेवलिन थ्रोवर है यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। और इन्होंने जो है 89.30 मीटर का जो है दूरी पर एक भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। देखिए नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में फिनलैंड में जो पाओ नूर्मी में जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी वहां पर अपने थ्रो से सिल्वर मेडल जीता है। यानी कि 89.30 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर इन्होंने भारत को एक सिल्वर मेडल दिलाया नीरज चोपड़ा ने। और देखिए इस प्रतियोगिता का जो गोल्ड मेडल है यानी कि स्वर्ण पदक है ये फिनलैंड के ओलिवर हेलेंडर ने 89.83 मीटर के थ्रो के साथ जीता। और देखिए नीरज चोपड़ा के बारे में बता दूं ये जो है एथलेटिक्स में भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं और ओलंपिक में केवल दूसरे व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। कौन? नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? देखिए भी हाल ही में आपने सुना होगा कि पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतों में जो है गिरावट आई है। इसका मेन कारण है कि रूस से जो है पेट्रोल और डीजल की सप्लाई, देखिए पेट्रोलियम पदार्थ हम मंगाते हैं, रिफाइनरी में पेट्रोल और डीजल को अलग करते हैं। तो रूस ने जो है पेट्रोलियम पदार्थ की जो है बिक्री भारत में बढ़ा दी है। देखिए भारत और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है तो अब यूरोप वाले रूस से पेट्रोलियम खरीद नहीं रहे हैं और रूस को क्या करना है भैया, तेल तो बेचना ही है। तो भारत की कंपनियां इसका फ़ायदा उठा रही हैं और रूस जा रही हैं, डील कर रही हैं और बहुत भारी मात्रा में रूस से भारत की कंपनियां तेल खरीद रही हैं यानी कि पेट्रोलियम खरीद रही हैं। तो देखिए रूस ने इराक के बाद भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनने के लिए जो है सऊदी अरब को पछाड़ दिया है। इस लाइन को ऐसे समझिए कि वर्तमान में सबसे बड़ा जो है भारत का तेल आपूर्तिकर्ता है ये आपका है इराक। ठीक है, सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ का जो है आपूर्ति कौन करता है भारत को? इराक करता है। और दूसरे नंबर पर अब आपका रूस आ गया है। रूस ने किसको पछाड़ा है? सऊदी अरब को। ठीक है, यानी कि सऊदी अरब को पछाड़कर रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। और देखिए भारतीय कंपनियां यूक्रेन में युद्ध के बाद भारी छूट पर उपलब्ध रूसी कच्चे तेल बहुत तेजी से खरीद रही हैं और भारतीय रिफाइनर ने मई 2022 में लगभग 25 मिलियन बैरल जो है रूसी तेल खरीदा। देखिए यानी कि मई महीने में बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम खरीदा भारत के कंपनियों ने, तेल कंपनियों ने, इसीलिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट आई है। अगर और खरीदेंगे तो और गिरावट आएगी। सरकार को इस पर जो है थोड़ा सा जोर देना चाहिए क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम का आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? इराक है। और दूसरा कौन बन गया है? रूस बन गया है। और पहले कौन था दूसरे नंबर पर? सऊदी अरब था, लेकिन सऊदी अरब अब तीसरे नंबर पर आ गया है
ये आंकड़ा याद रखिए 1 नंबर पाने के लिए परीक्षा में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। देखिए आज क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, इसको जानने के लिए कल का वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि मई 2022 के लिए किसे आईसीसी मेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया, बताइए। देखिए कल का वीडियो जरूर देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि रिवीजन जो करते हैं वही सफल होते हैं बहुत जल्दी। तीसरा प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किसने जीता। तो देखिए इसका भी प्रश्न का जवाब कल के वीडियो में मिल जाएगा। चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है, बताइए। पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को यूरिया उर्वरक की खरीद हेतु 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का फैसला किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि किस देश ने अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाने का जो है निर्णय लिया है। तो देखिए थाईलैंड में अब जो है लोग गांजा रख सकते हैं और उसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर गांजा पीना और उसका गलत यूज़ करना जो है ये अभी भी प्रतिबंधित है थाईलैंड में, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। तो भारत ने पहली बार क्वालिफाई किया है फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए। और देखिए अगला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। तो देखिए इसको हम 13 जून को हर साल मनाते हैं। और चौथा था किस देश की महारानी दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही बन गई हैं। तो देखिए ब्रिटेन की जो महारानी है ये दुनिया की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही बन गई हैं। और देखिए पांचवा था कि भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो देखिए राहुल श्रीवास्तव जो है ये 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के। तो इसी वीडियो के साथ मतलब इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और एक नियम बनाइए, कम से कम 2 लोगों को ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर किया कीजिए मेरे लिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं। और कंजूसी नहीं करिए, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियो को। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, कल सुबह 5:30 बजे। थैंक यू।